मित्रों नमस्कार। मैं अपना वीडियो शुरू करूं उसके पहले आप सभी जो व्यूअर्स हैं देख रहे हैं इस वीडियो को, मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखते हैं। यदि आप में से किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब नया वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना तुरंत सब्सक्राइबर्स को मिल जाती है। वैसे तो मैं सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी अपने वीडियो समय समय पर दिखाता रहता हूँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि उस प्रवृत्ति को थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा काम बढ़ा देती है। तो उसके बदले मैं और नए वीडियो बना सकता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग मेरे इस एक्टिविटी को पसंद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है उन्हें, वे इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स की संख्या भी बढ़े और जो चैनल है उसकी वायबिलिटी जो है, जैसे कि ये आगे इसमें जीवंतता आए, उसके लिए मार्ग प्रशस्त हो। मित्रों, आज मैं ऐसा टॉपिक चुन के लाया हूं जिस टॉपिक पे कई बार बड़े बड़े साक्षात्कारों में भी, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, सभी इंटरव्यूज में एक सवाल ये पूछा जाता है कि वेरी सिंस यू बिलोंग टू हिस्ट्री, तो भाई ये बताइए भाई राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रवाद को किस तरह से हम समझ सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद के कई रूप हैं। एक उग्र राष्ट्रवाद भी कहा जाता है, तो एक अंध राष्ट्रवाद भी कहा जाता है, एक अति राष्ट्रवाद भी कहा जाता है। तो ये जो नाम है, तो मोटे तौर पर जो राष्ट्रवाद है उसके को हम दो ही रूप में देख सकते हैं, एक तो राष्ट्रवाद और एक अंध राष्ट्रवाद। जैसे होता है ना कि भक्ति और अंधभक्ति, भक्त और अंधभक्त। जो भक्त होना बुरा नहीं, लेकिन अंधभक्त होने में कई वो हो जाते हैं, फिर वो विवेक को ही खत्म हो जाता है अंधभक्त का, और वो केवल अपने उसमें गुणी गुण देखता है, अपनी जो आस्था है या अपना जो भी जिसमें वो भरोसा करता है, और उसमें कोई दोष वो नहीं देखता। जबकि भक्ति भी आंखों वाली होनी चाहिए, अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। तो उस तरह से क्या है कि अगर राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रवाद को हम नहीं समझेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में एक बहुत पतली सी रेखा होती है, किंतु वह कई बार अर्थ का अनर्थ कर देती है, और कभी तक इतना एक्सट्रीम में चला जाता है वो राष्ट्रवाद कि वो अंतरराष्ट्रवाद का रूप धारण कर लेता है। और अंतरराष्ट्रवाद जो है वो संकीर्णता को प्रमोट करता है, और उसमें इंटॉलरेंस, तो उसमें जो है असहिष्णुता व्याप्त रहती है, क्योंकि जो अंध राष्ट्रवादी होगा वो राष्ट्रवाद को एक ऐसे चीज मानेगा जिसके लिए वो अपने जान दे सकता है। तो वो एक उन्माद का जब रूप धारण कर ले तो एक नेगेटिविटी उसमें आ जाती है। जहां तक प्रश्न राष्ट्रवाद का है, क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि राष्ट्र की अवधारणा तो भारत में भी रही है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, प्राचीन काल में भी राष्ट्र की भावना रही है। किंतु जो जब हम अगर इमीडिएट पास्ट को देखें, जब ब्रिटिश राज यहाँ पे आया, आधुनिक काल और मुगल काल खत्म हो रहा था, तो मुगल स्टेटवाद जो है वो कोई नेशन स्टेट नहीं था, मतलब एक राष्ट्रीय राज्यों का उदय वो आधुनिक काल की ही देन है। इसलिए जो राष्ट्रवाद है उसको हम आधुनिक रूप में ही, एक आधुनिक विचारधारा के रूप में ग्रहण करते हैं। और जिन देशों में आधुनिकीकरण कहें, मॉडर्नाइजेशन अर्ली हुआ, उन्होंने इसमें लीड ली और उन्हीं को हमने भी अनुकरण किया, और उसी रूप में हम राष्ट्रवाद को अपने देश में भी देखते हैं। यदि हम इसके इतिहास में जाएं तो मैं अभी इसके विचारकों पर बात नहीं करूंगा, लेकिन इतिहास में संक्षिप्त ये बताऊं मैं कि जो 1776 में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, जिसे अमेरिकी क्रांति भी कहा जाता है, ये प्रारंभिक तौर पर और प्रखर रूप में फ्रांसीसी क्रांति 1789 की उपज माना जाता है। ये ऐसी बड़ी घटना है जिन्होंने राष्ट्रवाद को अपने आगे बढ़ाया। उसी दिशा में हम देखते हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण यूरोप में होते हैं 1870 के आसपास। तो कहने का तात्पर्य ये है कि राष्ट्रवाद, जो आधुनिक राष्ट्रवाद है, उसकी उत्पत्ति होती है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और फ्रेंच रेवोल्यूशन से, और इटली और जर्मनी के एकीकरण तक। तो ये जो 18वीं सदी कही है, क्योंकि ये 18वीं सदी का ये अंतिम दशक है जिसमें ये
भावना आ रही है, तो 19वीं सदी पूरी की पूरी जो है वो राष्ट्रवाद की सदी है, और उसमें इटली जर्मनी का एकीकरण सब कुछ हुआ। किंतु 20वीं सदी में जब प्रवेश किया तो हुआ ये कि जो औपनिवेशिक राष्ट्र थे तो वो उनका ये सिद्ध कर रहे थे कि राष्ट्रवाद का मतलब अधिक से अधिक उपनिवेशों का विस्तार, अधिक से अधिक व्यापार, धन संपदा इसका विस्तार। तो जो एक राष्ट्रवाद के बाद जिस तरह की अंधी दौड़ शुरू हुई, उसने क्या है धीरे धीरे अंतरराष्ट्रवाद का रूप धारण कर लिया। और जब हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो उसका एक कारण हम राष्ट्रवाद को भी कहते हैं, और दूसरा कारण तुरंत जो है हम अंतर राष्ट्रवाद, अति राष्ट्रवाद या उग्र राष्ट्रवाद को कहते हैं। और उसको दोनों को समझाया गया है वैसे तो, किंतु स्कूल स्तर तक तो विद्यार्थी समझ नहीं पाता है, और बीए स्तर पर थोड़ा समझने लगता है कि राष्ट्रवाद और इसमें फर्क क्या है। और फिर बाद में अगर उसने आगे हायर एजुकेशन में राष्ट्रवाद पढ़ा हो तो समझ में आता है, वरना राष्ट्रवाद एक ऐसा अमूर्त मामला है जिसका नारा दे करके आप कैसे भी किसी तरह से लोगों को गुमराह भी कर सकते हैं। जो फ्रेंच क्रांति रेवोल्यूशन का प्रश्न है, उसमें 3 तत्व जो महत्वपूर्ण थे, जो उनका एक स्लोगन था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसके आधार पर जब यूनिटी हो, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, बिरादरीपन की जब भावना हो, तो एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद किस तरह से शुरू हुआ और वो कब अंतर राष्ट्रवाद की ओर चला गया। वो बात मेरी यहाँ खत्म। किंतु भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो 19वीं सदी में ही हुआ है, और 19वीं सदी में हम ये जानते हैं कि राजा राम मोहन राय, ठीक है, वो समाज और धर्म सुधारक थे, किंतु उन्होंने शिक्षा, संस्कृति और धर्म के लिए जो काम किया वो राष्ट्रवादी कृत्य था। तो राम मोहन राय से अब हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद की धारा बही, क्योंकि राजा राम मोहन राय और उनका ब्रह्मो समाज ऐसे तो आज तक भी एग्जिस्ट करता है बंगाल में, किंतु उस समय भी उसके आलोचक थे, और आज भी उसके आलोचक और ज्यादा बढ़ गए हैं। जो कई बार, अब मैं उस पर अभी बात नहीं करूंगा, कभी अलग से राम मोहन राय पे बात करेंगे तो कहेंगे, तो बताऊंगा कि कौन सी ऐसी स्थापना है जिनको आज के सो कॉल्ड नकली राष्ट्रवादी उसे भी जो है अंग्रेजों के पाले में खड़ा कर देते हैं। तो जो भारत में वहां से हम देखते हैं, और उसकी एक परिणति हमें दिखाई देती है 1857 की क्रांति में, जो उस तरह से संगठित और प्रखर रूप से सामने नहीं आया राष्ट्रवाद, किंतु राष्ट्रीय भावना का प्रस्फुटन हुआ और उससे लोगों ने। इसके बाद हम देखते हैं संगठित, जो हम खास तौर पर 1885 में एक रेखा है, 85 के पहले भी बहुत आंदोलन है, 1857 के पहले भी बहुत आंदोलन है, किसान और आदिवासियों के खुले विद्रोह हैं जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। ये 1857 क्रांति के पहले बहुत सारे हैं, उनके बारे में मैं अलग से मेरे वीडियोस भी हैं और मैं आगे भी काम कर रहा हूँ उस पर। तो ये जो मैं बात कह रहा हूँ भारत के संदर्भ में, तो भारत में जो है फिर 1884 जो आए थे 1880 से 1884 के बीच में, लॉर्ड रिपन उसको लिबरलिज्म का, उदारवाद का, जो उदारवादी शासन था इंग्लैंड का, उसके प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं, और उनके सुधारों ने एक राष्ट्रीय चेतना जो कि वो किया और कांग्रेस की स्थापना हुई। अन्य प्लेटफॉर्म भी बने, अन्य संगठन भी बने, किंतु कांग्रेस स्थापित होने के बाद विभिन्न फेजेस से गुजरा, विभिन्न सोपानों से, विभिन्न प्रवृत्तियों से गुजरा, कभी नरम दल, कभी गरम दल, कभी उग्र लोग, तो कभी रेडिकल्स, रेवोल्यूशनरीज, अनेक उससे गुजरा, और वो एक धारा के रूप में निरंतरता उसमें रही, बाकी अन्य दल भी हुए। खैर, यहाँ अब जो मैं खास बात कर रहा हूँ, राष्ट्रवाद हम क्या कहें, तो मेरी अपनी एक समझ है, राष्ट्रवाद जो है अपने आप में एक ऐसी विचारधारा और भावना है जो किसी भी राष्ट्र के लोगों को एकता, प्रेम, अपने देश के उत्थान के प्रति समर्पण की भावना जगाती है। एक विचारधारा है जो अपने राष्ट्र के प्रति, जो राष्ट्र के नागरिक हैं या निवासी हैं, जो नागरिकों का मुद्दा तो अभी हिंदुस्तान में लगता है डिस्प्यूटेड है, क्योंकि नागरिक तो हम हैं, लेकिन उन नागरिकता के प्रमाण पत्रों की कुछ बड़ी कंट्रोवर्सी पिछले दिनों देखी गई। कुल मिला के बात कहने का यह है कि जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्र के भौतिक और नैतिक विकास की भावना जो है वो राष्ट्रवाद है अपने आप में। और राष्ट्रवाद एक सकारात्मक विचारधारा है जो हमें, हमारे देश को या हम किसी भी देश को वहां के नागरिकों के
अनुकूल व्यवस्थाओं के लिए प्रेरित करता है कि जनहित में नीतियां बने। राष्ट्रवाद के अंतर्गत राष्ट्र के जो निवासी हैं वे व्यक्तिगत और विभिन्न समूहों, डिफरेंट ग्रुप्स लाइक रिलीजियस ग्रुप्स, धार्मिक संगठन हैं, विचारधाराओं के आधार पर संगठन हैं, इसके अलावा जो भी निजी स्वार्थ हैं उनसे हितों को और स्वार्थों से ऊपर उठ करके राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता, साझा इतिहास, संस्कृति और समानता के आधार पर एकजुट होकर राष्ट्र के विकास और उत्थान को सर्वोपरि मानता है। यह है राष्ट्रवाद। वहां के निवासी सर्वोपरि मानते हैं, इसे हम राष्ट्रवाद कह सकते हैं। यह किसी भी राष्ट्र के लोगों को एकजुट करता है, देश के विकास, देशभक्ति और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है, देश प्रेम और सम्मान की भावना पैदा करता है। ये हम राष्ट्रवाद का अर्थ समझते हैं। और राष्ट्र के नुकसान पहुंचाने की कोई गतिविधि ना करें, लेकिन राष्ट्र को समुन्नत करने के लिए जो भी करना पड़े वो किया जाए। ये राष्ट्रवाद है, सकारात्मक विचारधारा है जो प्रेम भावना को, समरसता को स्थापित कर सकती है, और वही आदमी को अंत तक जो कहते हैं शांति की तलाश है, यही शांति की तलाश है। अब मैं बात करता हूँ अंतरराष्ट्रवाद की। इस अंतरराष्ट्रवाद को कई नामों से, हिंदी में जैसे इसको उग्र राष्ट्रवाद भी कहते हैं, अति राष्ट्रवाद भी कहते हैं, ऐसे अंग्रेजी में भी इसके नाम अलग अलग हैं। उन्होंने ब्लाइंड नेशनलिज्म जैसा शब्द अंग्रेजी नहीं दिया, उन्होंने तो दिया है हाइपर नेशनलिज्म। हाइपर नेशनलिज्म जो है वो अति राष्ट्रवाद है। एक उन्होंने दिया है जिनगोइज्म। तो जिनगोइज्म जो है ये भी अतिवादी विचारधारा है। और एक दिया है चौविनिज्म। तो जो चौविनिज्म जो है ये भी जो है अंतरराष्ट्रवाद का ही है। अंतरराष्ट्रवाद एक नकारात्मक विचारधारा है जो नकारात्मकता की पराकाष्ठा है। अंतरराष्ट्रवाद अन्य देशों, अन्य संस्कृतियों और अल्पसंख्यक समूहों के प्रति नफरत, आक्रामकता और युद्ध का कारण भी बन सकता है, और ये सब फैलाता है ये उग्र राष्ट्रवाद। दूसरी बात जो है इसमें, अंतरराष्ट्रवाद अन्य राष्ट्रों के प्रति आक्रामक दृष्टिकोण अपनाता है, जहां राष्ट्रीय हितों के नाम पर दूसरे देशों के प्रति शत्रुता तथा बल प्रयोग को उचित ठहराता है। ये मैं अंतरराष्ट्रीय संदर्भों में बात कर रहा हूँ, राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रवाद की हिंदुस्तान के संदर्भ में एकमात्र नहीं कर रहा हूँ। अंतरराष्ट्रवाद अपने देश को हर हालत में श्रेष्ठ मानता है और दूसरे देशों से घृणा का भाव देता है। आपकी श्रेष्ठता का भाव तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के प्रति घृणा का भाव देता है, वही से हमारी खराबी होने लगती है। अपनी संस्कृति को दूसरे से श्रेष्ठ मानना और अन्य राष्ट्रों और उनकी संस्कृति को नीचे दिखाने की जो विचारधारा है उसे हम अंतरराष्ट्रवाद कहते हैं, क्योंकि उससे जो एक अंतरराष्ट्रीय या कहेंगे इंटरनेशनल जो बिरादराना संबंध कायम होना चाहिए, एक अंतरराष्ट्रीय मानव समुदाय बनना चाहिए, उसके रास्ते में ये रोड़ा अटकाता है। अंतरराष्ट्रवाद को जो है देश की आंतरिक स्थितियों को विपरीत रूप में प्रभावित करता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रवाद का संचालन ये राज्य प्रायोजित ही होता है, और जो अंतरराष्ट्रवाद के विचारधारा में भरोसा रखने वाले हैं वो राज्य के नेतृत्व में उसको अंजाम देता है। तो अंतरराष्ट्रवाद की सबसे बड़ी चीज ये है कि नागरिक अधिकारों की उपेक्षा होती है, क्योंकि वो तो कहते हैं हम तो पूरी दुनिया को जीतेंगे, पूरी दुनिया पर अपना राज्य कायम करेंगे। तो ये अपने आप में ही एक विस्तारवादी विचारधारा है जो अमानवीय ही कही जाएगी। इस तो नागरिकों के अधिकारों की उपेक्षा की जाती है, क्योंकि वो देखते हैं हमें तो राष्ट्र महत्वपूर्ण है, आप अपने स्वार्थ छोड़िए। मैं भी नहीं कहा कि राष्ट्रवाद में आदमी स्वयं के हितों से ऊपर उठकर, ये नहीं कि वो हितों को भुला दे, वो जीवित ही नहीं रहेगा तो मतलब क्या रहेगा। इसी तरह से नागरिकों के सवाल पूछे बिना सरकार की नीतियों के समर्थन की अपेक्षा रहती है। सरकार ये चाहती है कि कोई नागरिक सवाल ना पूछे, असहमति का विरोध करती है और रचनात्मक विरोध को भी राष्ट्रद्रोह करार दे सकती है। जबकि इसी तरह से असहमति को हिंसा से दबाना, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव, क्योंकि जो मेजोरिटेरियन भी वो लोग होते हैं, तो वो जो प्रोमिनेंट जो डोमिनेंट कल्चर है, डोमिनेंट जो ग्रुप है, चाहे वो सोशल हो चाहे रिलीजियस हो, उसको तो महत्व देना
और जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, या केवल धर्म के अल्पसंख्यकों से मतलब नहीं है, अन्यथा भी जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ भेदभाव करना और साझा संस्कृति को नष्ट करना, ये दुष्प्रभाव हैं ये पूरी दुनिया में। चाहे हमने जापान में देखा, इटली में देखा, जर्मनी में देखा, वहाँ ये सब कुछ हुआ, जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले का जो उनका अपना उग्र राष्ट्रवाद था, उसी का परिणाम था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी उग्र राष्ट्रवाद का ही परिणाम था। तो कुल मिलाकर के जो उग्र राष्ट्रवादी अंध राष्ट्रवादी जो विचारधारा है, वो सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और असमानता को बढ़ावा देती है, क्योंकि उनका उद्देश्य उसको राष्ट्र को महान बनाना है। ये तो आंतरिक ठीक है, छुटपुट है, इसलिए इस पर ज्यादा जोर नहीं देना है। और इसमें क्या होता है, जो प्रभावी समुदाय हैं वे अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करते हैं। अंतरराष्ट्रवाद प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रद्रोही गतिविधियों को ही अंजाम देता है। वो राष्ट्र हित के बात करता है, लेकिन उसके जो भी कर्तव्य हैं वो राष्ट्र के हित के विपरीत जाते हैं, और वो अपने आप में राष्ट्रद्रोह है। तो जितने भी तानाशाह हुए, जितने भी जो है ऐसे, जैसे अभी भी है, अमेरिका है, कहीं किसी को हथकड़ी लगा के निकाल रहा है, किसी को कैसे निकाल रहा है, बेइज्जत करने का मौका कहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो नहीं छोड़ता है, वो अपने बयान जिस तरह से जारी करता है। तो आप देखिए, वो अंतर्राष्ट्रवाद जैसी स्थिति है इस समय, इसका बोलबाला अंतर्राष्ट्रवाद का पूरी दुनिया में है, और इसकी वजह से इस दुनिया में अशांति और जो देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रवाद जो है अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रद्रोह को ही अंजाम देता है, और कई बार जो अंतर्राष्ट्रवादी लोग हैं वे खुद राष्ट्रद्रोही बन जाते हैं। तो यहाँ मैं एक बात, रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो उन्होंने हमें, और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे विचारक रहे जो समावेशी विचारक हैं, जो क्या कहेंगे, सहिष्णु विचारक हैं, उन्होंने हमेशा अंतर्राष्ट्रवाद को संकीर्ण और अंधे राष्ट्रवाद को मानवता के लिए खतरा बताया है। तो ये बात थी आज कि किस तरह से ये राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद में फर्क है, और किस तरह अंतर्राष्ट्रवाद न केवल किसी देश विशेष को बल्कि पूरी मानवता और पूरे संसार को एक संकट में डालता है और विकास को अवरुद्ध करता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।